हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो कि हेलमिंथ इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेंगी। तो ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये हेलमिंथ होते क्या है, किस तरीके से ये इन्फेक्शन होता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कंडीशन है जिनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, या फिर ये जो हेलमिंथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, हेलमिंथ जो होते हैं ये क्या है, पैरासिटिक वर्म है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है वो क्या है, दे आर पैरासिटिक वर्म। ठीक है, तो पैरासिटिक वर्म मतलब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टोटली क्या करते हैं, आपकी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, यानी ये होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं। अगर ये इन्फेक्शन एनिमल में हुआ तो ये एनिमल से फूड लेंगे, यानी कि एनिमल जो भी खाएगा उसके ही न्यूट्रिएंट को खुद यूटिलाइज करेंगे। अगर ह्यूमन में ये इन्फेक्शन है तो हम जो खाएंगे ये उस फूड को यूज करेगा, यानी कि हमारी बॉडी को कैसे हार्म पहुंचाएगा, हम जो खा रहे हैं वो ये खा लेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी। साथ ही साथ ये हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, ये पैरासिटिक वर्म है, यानी कि ये अपने आप में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये केवल होस्ट के अंदर आके उसके ही फूड को यूज करके सरवाइव करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे हमने अमोबियासिस में भी पढ़ा था, सेम उसी की तरह ये ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पे आपका जो हाइजीन कंडीशन है वो बहुत पुअर है। ठीक है, अनहाइजीनिक एरिया में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अनलाइक अमोबियासिस, इसमें क्या होता है आपका, ये आपको डेवलप्ड एरिया में देखने को भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ये केवल वहीं पे हो जहाँ पे हाइजीन कंडीशन सही नहीं है, हो सकता है जहाँ पे हाइजीन कंडीशन अच्छी है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां पे भी ये आपका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन अमीबियासिस एंड हेलमिंथ जो इन्फेक्शन है उसके बीच में। ठीक है, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि जो ये इन्फेक्शन है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, हम कह रहे हैं हेलमिंथ की वजह से हो रहा है, जो ये पैरासिटिक वर्म है। तो जो हेलमिंथ होते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप और किस टाइप के होस्ट को ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, इनका होस्ट कौन है। ठीक है, तो देखते हैं। जो आपका हेलमिंथ है, बेसिकली ये जो हेलमिंथ आपके हैं, ये आपके यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, हेलमिंथ यानी कि जो ये पैरासाइट है, वर्म जो है, ये तीन कैटेगरी में आपके डिवाइड होते हैं। पहला है आपके ट्रिमेटोड, दूसरे हैं आपके सिस्टोड और लास्ट है आपके निमाटोड। ठीक है, ट्रिमेटोड और निमेटोड को मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनको बोलते हैं हम फ्लैट वर्म। क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म। और जो निमेटोड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म, अकॉर्डिंग टू देयर शेप। मैंने अभी बोला इनको शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। फ्लैट वर्म मतलब अगर आप इन्हें देखोगे, इनका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल फ्लैट शेप रहेगा, और जबकि निमेटोड जो होते हैं वो राउंड शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। बेसिकली इनका शेप अगर आप देखोगे तो दे आर सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल इनका शेप रहेगा। इनका जो रहता है फ्लैट वर्म का जो है फ्लैट शेप ही रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद ध्यान में रखिएगा, अब इन दोनों को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, दोनों कैसे आपके डिवाइड होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रिमेटोड होते हैं, ठीक है, जो ये ट्रिमेटोड हैं, ये क्या होते हैं, आपके लीफ शेप्ड होते हैं, यानी कि जैसे पत्ते का आकार होता है ना, लीफ होती है जो, उनका जैसा आपका शेप रहता है, वैसा ही शेप आपको ट्रिमेटोड्स का देखने को मिलेगा। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके फ्लूक्स। जो ट्रिमेटोड के एग्जाम्पल हैं वो क्या है, आपके फ्लूक्स। ठीक है, और जबकि जो सिस्टोड्स होते हैं आपके, इनको अगर आप देखोगे, इनका स्ट्रक्चर देखोगे, फ्लैट दोनों ही रहेंगे, ध्यान देना ये फ्लैट है। ठीक है, सिस्टोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके सेगमेंटेड होते हैं। एक तो सबसे पहली बात इलोंगेटेड रहेंगे, लंबे रहते हैं थोड़े, इलोंगेटेड।
और दूसरा सेगमेंटेड। इसमें आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे, डिविजन्स देखने को मिलेंगे। तो इलांगेटेड एंड सेगमेंटेड इनका स्ट्रक्चर रहेगा आपका। और इसका जो आपका एग्जाम्पल है सिस्टोड का, वो क्या है आपका टेपवर्म। जो टेपवर्म है वो ऐसे ही होते हैं, इलांगेटेड रहेंगे, लंबे, ठीक है। फ्लैट तो है ही, क्योंकि फ्लैट जो आपके ट्रिमेटोड है, सॉरी जो आपके क्या है ये है ट्रिमेटोड और सिस्टोड, दोनों ही फ्लैट होते हैं आपके। तो दोनों ही फ्लैट रहेंगे, लेकिन दोनों में वेरिएशन क्या है, एक तो लीफ शेप्ड है, पत्ते के आकार का रहेगा, और दूसरा आपका क्या है सिस्टोड जो है वो इलांगेटेड है और सेगमेंटेड है। तो दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। जो फ्लूक्स होते हैं वो ट्रिमेटोड की कैटेगरी में आते हैं, और जो टेपवर्म होता है वो आपका क्या है सिस्टोड की कैटेगरी में है। निमेटोड के अंदर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि राउंड वर्म, ठीक है, राउंड वर्म जो होते हैं आपके वो निमेटोड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है इनका, देखो ये तीनों ही टाइप, अगर इनको 2 या 3 जैसे भी क्लास में आप डिवाइड करना चाहें, जो ये हेलमिंथ हैं, ठीक है, जो ये पैरासाइट हैं, इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है तीनों में ही होती है, यानी कि इनमें मल्टीप्लाई करने की पावर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की पावर है इनमें। तो लेकिन एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, वो मैं पहले बता देती हूँ आपको, कि ये जो आपके ट्रिमेटोड्स होते हैं, ठीक है, या फिर फ्लैटवर्म की कैटेगरी में दोनों ही आते हैं ना, तो जो ट्रिमेटोड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके हर्माफ्रोडिटिक होते हैं। अब हर्माफ्रोडिटिक क्या होते हैं इसको समझेंगे हम। हर्माफ्रोडिटिक मतलब क्या होते हैं कि इनके ये जो आपका पैरासाइट होगा, यानी कि जो ये फ्लूक होगा, इसमें क्या होगा आपका मेल और फीमेल दोनों ही आपके जेनिटेलियास प्रेजेंट होंगे। एक ही पैरासाइट में मेल कैरेक्टरिस्टिक भी है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी है। समझ में आ रहा है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, हर्माफ्रोडिटिक बोलते हैं, जिनमें दोनों ही आपके मेल और फीमेल दोनों ही आपके ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके हर्माफ्रोडिटिक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है ये हम देख लेते हैं। जो आपके ब्लड फ्लूक्स होते हैं ना, ब्लड फ्लूक्स, ये फ्लूक्स का ही आपका एग्जाम्पल है, वो क्या होते हैं आपके, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हर्माफ्रोडिटिक नहीं होते हैं, यानी कि इनमें दोनों आपके सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होंगे। एक ही फ्लूक है उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं रहेगा, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यानी कि एक अगर फ्लूक है तो उसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, दूसरा अगर फ्लूक है तो उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लूक में दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। लेकिन ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स बोथ जेंडर। मेल मेल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि मेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ भी हो सकता है और फीमेल की तरफ भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल इसी को बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिमेटोड्स होते हैं वो हर्माफ्रोडिटिक होते हैं ज्यादातर, यानी कि उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लूक में। एक है आपका एक्सेप्शन जो है ब्लड फ्लूक, जो कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है। अब सिस्टोड की बात करते हैं। सिस्टोड की कैटेगरी में जितने आएंगे सारे हर्माफ्रोडिटिक ही होते हैं, ठीक है। सिस्टोड में जितने हैं आपके ये हर्माफ्रोडिटिक हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो आपके ये टेपवर्म्स होते हैं, टेपवर्म आप देखोगे इसमें आपके मेल फीमेल दोनों आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। एक वर्म है उसमें दोनों ही ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर निमेटोड्स की मैं बात करती हूँ जो कि राउंड वर्म है। राउंड वर्म ध्यान रखिएगा, ये आपके क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी कि एक जो आपका राउंड वर्म होगा उसमें क्या होगा, एक ही जेनेटेलिया प्रेजेंट होगा या फिर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। लेकिन जो अट्रैक्शन होगा वो दोनों की तरफ होगा, मेल मेल की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकता है, फीमेल फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। मेल फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है, फीमेल मेल की तरफ भी हो सकती है। मतलब आपका ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो तीनों में है, जो आपको समझ में आना चाहिए, ट्रिमेटोड, सिस्टोड एंड निमेटोड, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सब में होती है।
अब बात करें होस्ट की, तो होस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ ये हेलमिंथ है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, ज्यादा डिटेल में यहाँ मैं डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। लाइक ट्रिमेटोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ट्रिमेटोड की कैटेगरी में क्या आते हैं, फ्लूक्स होते हैं। फ्लूक्स क्या करते हैं, देखो जनरली इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट क्या रहेगा आपका, इसके होस्ट अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो लाइफ साइकिल है वो इन्हीं की होती है, इसीलिए मैं इन्हें बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। सिंपल, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, ठीक है। तो होता क्या है, जो इनके होस्ट अलग अलग होते हैं, जैसे प्राइमरी होस्ट है, इसको डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन जो आपका ये हेलमिंथ है उनके अंदर रहेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन होगा तो आप जानते हो, अगर एक था फ्लूक तो वो डिवाइड होके रिप्रोडक्शन के थ्रू नए नए फ्लूक्स बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक जो होस्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। जनरली जो पहला होस्ट ज्यादातर जिसमें ये फ्लूक इन्फेक्शन होता है आपका, वो क्या रहती है आपकी, बर्ड्स में हो सकता है, रेप्टाइल्स में हो सकता है, ठीक है, मैमल्स में हो सकता है। तो ये सारे क्या है, डेफिनेटिव होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है। तो सबसे पहले जो हेलमिंथ इन्फेक्शन, यानी कि मैं बात कर रही हूँ फ्लूक्स का, ये जो फ्लूक्स का इन्फेक्शन होगा ये इन्हीं में होगा। अब क्या होगा, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद जब इनके जो फीकल मटेरियल है, सपोज बर्ड के अंदर हो रहा था, ठीक है, अब बर्ड क्या करेगी, ऑब्वियसली एक्सक्रीट तो करेगी। जब इसका फीकल मटेरियल अर्थ पे पड़ेगा, बर्ड ऊपर फ्लाई कर रही है, ठीक है, साथ में इसकी जो बीट है वो कहाँ पड़ी, आपकी अर्थ पे पड़ी, या फिर पानी पे, जहाँ पे आपका बहुत सारा क्या है, पानी है, समुद्र है या कुछ भी ऐसा, वहां पे ये बीट पड़ी, ठीक है। तो अब क्या होगा, उस बीट में क्या होंगे आपके, ये फ्लूक्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फ्लूक्स किस फॉर्म में होंगे, एग फॉर्म में। ध्यान में रखिएगा, जो ये हेलमिंथ होते हैं ये 3 फॉर्म में रहता है। सबसे पहले क्या होगी, इसकी एग स्टेज आएगी, फिर इसकी क्या आएगी, लार्वे स्टेज आएगी, और लार्वे के बाद क्या होगा, एडल्ट बनेगा। तो ये 3 स्टेज रहती है। तो जब ये बर्ड ऊपर से, जिसके अंदर ये इन्फेक्शन था, फ्लूक्स रिप्रोड्यूस किए थे, जब ये नीचे गिरेगी इसकी बीट, तो उसमें क्या होगा, एग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये एग क्या करेंगे, आपके एग क्या करेंगे, सपोज ये सॉइल पे गिरे, ठीक है, मिट्टी पे गिरे, तो अब वहां पे क्या होगा, इसकी स्टेज आपकी चेंज होगी। बहुत टाइम ऐसा होता है, मैं क्योंकि ट्रिमेटोड का एग्जांपल लेके चल रही हूँ तो मैं इसी का बताती हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, देखो ये पानी में पड़ा, सॉरी, ठीक है, पानी में पड़ने के बाद इन एग्स को कौन ले लेता है, स्नेल ले लेता है, ठीक है। स्नेल आपको सबको पता है, ठीक है, बहुत छोटा सा जीव है। तो इसने क्या किया, एग्स को ले लिया। अब एग क्या होते हैं, एग हैच होके क्या बन जाते हैं, इसकी बॉडी में लार्वे में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि फॉर्म चेंज हो गई। अब जो ये लार्वा है, अगेन क्या होगा, ये फिर क्या करेगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा। ये सब स्नेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। स्नेल के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी फटाफट से जो आपके एग्स हैं वो आपके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो फ्लूक्स हैं वो और भी ज्यादा संख्या में बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये स्नेल, ठीक है, स्नेल भी क्या करेगा, आपका डिफिकेट करेगा। तो इसका जो भी डिफिकेट करेगा वो क्या होगा, आपका जो एक्वस प्लांट है उनके ऊपर डिफिकेट कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, एक्वस प्लांट में अगर डिफिकेशन हुआ तो क्या होगा, जो मछलियां हैं, जो फिशेज हैं, वो क्या करेंगी, उसको खा लेंगी, ठीक है। प्लांट ले लिया, मतलब उन्होंने क्या किया, वो फीकल मटेरियल पानी के थ्रू उनके अंदर चला गया, तो उनके अंदर भी क्या होगा, ये फ्लूक्स डिवाइड होंगे, ठीक है। फ्लूक्स उनके अंदर पहुंच गए, इन्फेक्शन पहुंच गया ना फिशेज में। अब क्या हुआ, देखो अब ह्यूमन है, हम ह्यूमन तक कैसे पहुंचा ये इन्फेक्शन, आपने वही प्लांट लिए, वो पानी में जो प्लांट थे, जो एक्वेटिक प्लांट थे, अगर आप वो कंज्यूम कर लेते हैं तो आपके अंदर चले जाएंगे एग्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो एग हैं, जो स्नेल ने बाहर निकाले हैं, वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे। दूसरा, अगर आपने वो जो फिश हैं, जो जिनके अंदर वो इन्फेक्शन पहुंच चुका है, अगर आप उन फिश को कंज्यूम करते हो, या फिर कोई भी आपका जो एनिमल है वहां पे अगर आप उसे कंज्यूम करते हो, तो वो क्या होगा, आपके अंदर भी चला जाएगा। सेम वे अगर उन प्लांट को किसी एनिमल ने लिया हुआ है, लाइक फिश, अगर किसी और एनिमल ने, प्लांट जो ईटिंग जो एनिमल होते हैं, अगर उनने लिया है और उनका मीट आपने खा लिया, तो आपको वो इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को, कैसे ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपके फ्लूक्स है, स्पेशली मैंने ये ट्रिमेटोड के बारे में आपको बताया क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स साइकिल है, क्योंकि मल्टीपल होस्ट होते हैं। बहुत टाइम आप देखोगे, लाइक इन केस ऑफ सिस्टोड
नेमाटोड आपके इतने सारे होस्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट इन्फेक्शन ह्यूमन में आ सकता है, अभी मैं बताऊंगी कैसे आता है। बट इस केस में आपका क्या हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, फिर जाके आपको मिल रहा है ना। तो आपके क्या है, 3 होस्ट बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइकिल है, समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। किस तरीके से एक से निकले हुए, एक के फीकल मटेरियल से जो एग आपको मिले हैं वो दूसरे को मिल रहे हैं, फिर दूसरे के फीकल मटेरियल से प्लांट में जा रहे हैं, फिश में जा रहे हैं, और फिर उन्हें आप खा रहे हैं, तो आपके अंदर ये इन्फेक्शन आ रहा है। और आप जब उसे खाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्या होगा, सिस्टम में वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि सिंपली कैसे और ट्रांसमिट हो सकता है। सपोज अगर ये हेलमिंथ सॉइल में प्रेजेंट है, सपोज किसी एनिमल में ये इन्फेक्शन था, उसका जो फीकल मटेरियल है, ठीक है, फीकल मटेरियल सॉइल पे है, ठीक है, मिट्टी पे पड़ा हुआ है। अब उससे अगर आप मान लीजिए उस मिट्टी पे, उस सॉइल पे आप बेयरफुट चलते हैं, नंगे पैर आप चल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ये हेलमिंथ की एक खासियत होती है, ये आपकी स्किन के थ्रू भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। केवल खाना खाने से, इन्फेक्टेड खाना खाने से, इन्फेक्टेड प्लांट खाने से ही नहीं होता, आपकी स्किन के थ्रू भी अंदर एंट्री ले सकता है। इसीलिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज अगर सॉइल में इन्फेक्शन था और आप उस सॉइल में चल रहे हैं, तो वहां से भी इन्फेक्शन डायरेक्टली आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है। स्किन से डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन से आपके हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, आपकी किडनी, जितने ऑर्गन है सब तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान में रखना। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई ऐसा वेक्टर है, ठीक है, बीच में, कि किसी ने आपको बाइट कर लिया। सपोज कोई ऐसा एनिमल था जिसमें आपका क्या था, इन्फेक्शन था, ये जो फ्लूक इन्फेक्शन या फिर जितने भी हेलमिंथ इन्फेक्शन है, इनमें से कोई इन्फेक्शन किसी वेक्टर को था, किसी एनिमल को था, और उसने आपको बाइट कर लिया, तो ऐसे भी आपके बॉडी में ये इन्फेक्शन आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में पहुंच सकता है। लाइक आप देखेंगे अमोबियासिस में हमने बात की थी, तो ओरल रूट के थ्रू जा रहा था, लेकिन जो आपके हेलमिंथ इन्फेक्शन होते हैं वो आपकी स्किन के थ्रू भी आपका अंदर एंट्री ले सकते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करके यहाँ से आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री ले सकते हैं। तो अब इनसे क्या होगा, सब मैंने ये तो बता दिया, आपके टाइप्स बता दिए किस किस तरीके के होते हैं, क्योंकि हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और कैसे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। अब बात ये आती है, और हेलमिंथ के बारे में एक और बात ध्यान रखना कि ज्यादातर ये जो आपके हेलमिंथ होते हैं, आपके जो ये आपको दिख रहे हैं सिस्टोड, निमेटोड और ट्रिमेटोड, ये क्या होते हैं, आपके एलोंगेटेड, मतलब लंबे रहते हैं काफी। अगर आप इनकी लेंथ देखोगे तो 1 मीटर से ज्यादा लेंथ के रहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि ये चलिए आपकी बॉडी में एंटर कर गए, चाहे स्किन के थ्रू एंटर किए गए, चाहे आपके ओरल रूट के थ्रू, आपने खाना खाया था इन्फेक्टेड, उसके थ्रू आपके एंटर किए। अब ये क्या करेंगे, ये सिंपल सा यही करते हैं, ये आपके ऑर्गन्स में जाके, जिस भी ऑर्गन में ये जा रहे हैं, वहां पे पहली चीज तो ये डैमेज करने वाले हैं, ठीक है, डैमेज करेंगे, आपके टिश्यूज को डैमेज करेंगे, टिश्यू डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो तो आपका है ही प्रॉब्लम। साथ ही साथ अगर ओरल रूट से आपने इसे लिया है तो ये आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, मैं ओरल की बात कर रही हूँ। अब ओरल रूट के थ्रू अगर ये आपकी बॉडी में एंटर किया है तो आपकी इंटेस्टाइन में जाके आपका जो फूड है, आपने जो आप जो भी खाना खाओगे ना, ये क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके उससे खुद न्यूट्रिएंट ले लेंगे, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एनर्जी डिप्राइव्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली है, अगर ओरल रूट से गए तो ये क्या करेंगे, आपके फूड को यूटिलाइज करके आपका डिप्रिवेशन कर देंगे, एनर्जी डिप्रिवेशन, और आपके शरीर में खुद कमजोरी आ जाएगी। और अगर ये ब्लड में आए हैं, स्किन के थ्रू आए हैं, या फिर ओरल रूट इंटेस्टाइन के थ्रू ही क्यों ना क्रॉस करके गए हों सर्कुलेशन में, दोनों ही केसेस में ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। आपने एक वर्ड सुना भी होगा, कभी मैंने पढ़ाया हो CNS में, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। उसमें होता क्या है, ये हेलमिंथ इन्फेक्शन ही तो है, जिसमें जो आपका हेलमिंथ होता है वो आपके ब्रेन में चला जाता है। सुना भी होगा, कहते हैं ना दिमाग में कीड़ा चला गया, वो यही होते हैं, ठीक है। अगर वो सर्कुलेशन के थ्रू आपके ब्रेन में एंट्री ले लेंगे तो ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका
कभी भी आपका किसी भी एरिया में आपका क्या हो सकता है, आपका ब्लड फ्लो आपका रुक सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, दौरे आ जाते हैं इंसान को, है ना। तो ये है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे ना, हेलमिंथ इन्फेक्शन बेसिकली हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसके तरीके भी मैंने बता दिए, किस किस तरीके से आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है और ये आपकी बॉडी में जाके क्या करेगा। और जनरली क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स में जाके आपकी वेसल्स को भी रप्चर करता है तो और टिश्यूज को डैमेज कर रहा है, तो बहुत टाइम आपका ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिक सिचुएशन आ जाती है, पेशेंट को अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं। और स्टमक में अगर इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन है तो आपको एब्डोमिनल क्रैम्प महसूस होंगे, ठीक है। डायरिया हो सकता है। तो ये कुछ साइंस हैं जो हेलमिंथ इन्फेक्शन के हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है जो इससे रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पैथोजेनेसिस हमने कर ली, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, हेलमिंथ इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो ट्रिमेटोड कैटेगरी फ्लैट वर्म हो, चाहे वो राउंड वर्म इन्फेक्शन हो, आप उसे कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो ठीक करने का तरीका क्या है कि आप उस पैरासाइट को खत्म करें। अब खत्म कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, क्या क्या अप्रोचेस हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम ड्रग्स पे फोकस करने जा रहे हैं कि एंटी हेलमिंथिक जो ड्रग है आपकी वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ हेलमिंथ। यानी कि अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि ये राउंड वर्म है या कौन सा वर्म है। अब हम सिंपल मान के चले कि ये एक हेलमिंथ इन्फेक्शन है, ठीक है, एक वर्म है जो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, अब उसे हमें खत्म करना है, ठीक है। अब कैसे कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, वन बाय वन वो सारी ड्रग्स हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद ड्रग नंबर 1। सबसे पहली ड्रग जो इस कैटेगरी में हमारी यूज होती है वो कौन सी है, आपकी मेबेंडाजोल, ठीक है। मेबेंडाजोल ये पहली ड्रग है जो इस कैटेगरी में आपकी यूज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी क्या आती है, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्म में एल्बेंडाजोल भी आती है, ठीक है। इसी कैटेगरी की ड्रग है वो लेकिन सिंगल डोज है, आपको एक बार लेनी पड़ती है वो, लेकिन मेबेंडाजोल का आपका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। ये वन टाइम वाला नहीं है। तो अगर वन टाइम वाली थेरेपी है तो उसके लिए एल्बेंडाजोल यूज होती है। तो मेबेंडाजोल पहली ड्रग है जिसके मैकेनिज्म को आप समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, देखो ये सिंपल क्या करती है, जो हमारा पैरासाइट है, सपोज ये पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट मतलब हेलमिंथ, ठीक, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो पैरासाइट के अंदर आपको पता है क्या रहेगा, इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कोई भी पैरासाइट है, मैं कह रही इसमें रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होता होगा। अगर एक से दो बन रहे हैं तो यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो जरूरी है ही है। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या रोल होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, हमें पता है कि जिस टाइम पे आपका जो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल ना हो तो वो स्पिंडल नहीं आएंगे जिनकी वजह से आपका सेपरेशन होता है और एक सेल से दो सेल्स बनती हैं। यानी कि सेल डिवीजन के लिए माइक्रोट्यूब्यूल बहुत जरूरी हैं, जो कि आपके साइटोप्लाज्म में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आप किसी तरीके से इन माइक्रोट्यूब्यूल को क्या बना दें, नॉन फंक्शनल बना दें या डिसफंक्शनल बना दें, तो उससे क्या होने वाला है, सेल डिवीजन नहीं होगा। और अगर इस पैरासाइट के अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी कि जो इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो खत्म हो गई, तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। विदाउट सेल डिवीजन किसी सेल का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो मेबेंडाजोल होता है ये डायरेक्टली क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल पे अटैक करता है। ये क्या करता है, इट बाइंड्स विद बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है। आपकी बीटा ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है, जिसके पॉलीमराइजेशन से ही आपका क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और ये जो प्रोसेस हो पाती है सेल डिवीजन की। तो ये सिंपल क्या करता है, मेबेंडाजोल इस प्रोटीन से बाइंड होता है और क्या करता है, आपका बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करके इसके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर देता है। जो इसका पॉलीमराइजेशन होता है ये इनहिबिट हो जाएगा
और जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि बीटा ट्यूबुलिन जब पॉलीमराइज होती है तभी जाके वो स्पिंडल बनते हैं और उनकी वजह से सेपरेशन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो अगर आपका पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हुआ तो इसका मतलब आपका सेल डिवीजन जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। सेल डेथ आपका क्या होगा, लास्ट जो आपका रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा। समझ में आया मेबेंडाजोल अल्बेंडाजोल कैसे काम करते हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी ड्रग की थी जो डायरेक्टली क्या करती है, आपकी बीटा ट्यूबुलिन पे अटैक करती है। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए नेक्स्ट आपकी ड्रग है आपकी पायरेंटल पैमोएट। अब देखते हैं पायरेंटल पैमोएट कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या है आपका, मैंने आपको पढ़ाया था डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स पढ़ाए थे, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में पढ़ाए थे ना मैंने। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर कैसे काम करते हैं, डायरेक्टली डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स ये क्या करते हैं, एगोनिस्ट की तरह ही काम करते हैं और जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिसेंसिटाइज कर देते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पायरेंटल पैमोएट क्या करेगा आपका, ये क्या करता है आपका, सपोज यहाँ पे ये आपकी क्या है, मैंने बताया पैरासाइट है, ठीक है। तो पैरासाइट के सरफेस में क्या होता है आपका, रिसेप्टर प्रेजेंट है आपका, सपोज, ठीक है, क्या नाम है इसका, NM रिसेप्टर, ठीक। तो ये क्या करता है, जैसे आपका ये पैरेंटल पैमोएट है, ये क्या करेगा, NM रिसेप्टर से बाइंड होगा, ठीक है, बहुत सारा अमाउंट में आप दे रहे हो, ये पैरेंटल पैमोएट है, ठीक है, ये इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ठीक है। बाइंड होने के बाद इफेक्ट आएगा, जो आपका ये मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि जो आपका पैरासाइट की जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और आसानी से बॉडी में मूव भी करेंगी, सर्वाइव भी करेंगी, इस चीज को समझिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस चीज को समझना, और ये मसल्स की वजह से ही तो ये फ्लूक या फिर जितने भी आपके हेलमिंथ हैं आपकी इंटेस्टाइन में आपके हैं, अगर क्या हो किसी तरीके से इनकी मसल को बिल्कुल रिलैक्स कर दोगे, अगर जो पैरासाइट हैं इनको बिल्कुल रिलैक्स कर दोगे ना, तो ये सीधे क्या करेंगे, नीचे निकल के आपके फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर आ जाएंगे। इस चीज को समझ रहे हो, आपके इंटेस्टाइन में पैरासाइट हैं, आपको इन पैरासाइट को बाहर निकालना है, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है कि इनकी मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करवा दो। मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या होगा, ये जो आपके फ्लूक्स या फिर जो भी ये निमेटोड्स स्टोड जितने हैं, ये जो वहां पे है ना, एक तरीके से अडहेर हुए हैं, आपकी मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सीधे क्या करेंगे, नीचे निकल के आ जाएंगे और बॉडी से बाहर। यही तरीका होता है इनको बाहर निकालने का, ठीक है। तो देखो क्या करो, ये जो पैरासाइट है इसके सरफेस में NM रिसेप्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जर्नली इनमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये आपका अटैच्ड है, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब मुझे इसे रिलैक्स कराना है तो मैं क्या करूंगी, देखो मैंने दिया पैरेंटल पैमोएट, पैरेंटल पैमोएट क्या करेगा, इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्स नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा। लेकिन जब बार बार ये प्रोसेस होगी, क्योंकि पैरेंटल पैमोएट आपने इतनी हाई अमाउंट में दे रखा है, तो क्या होगा उससे, ये NM रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको कैसे होता है, ठीक है। जब बार बार किसी रिसेप्टर को आप एक्टिवेट कराते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, तो अब जब पैरेंटल पैमोएट इस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो इफेक्ट नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और ये फटाफट से ये जो पैरासाइट आपकी इंटेस्टाइन से चिपका हुआ था फटाफट रिलैक्स हुआ और सीधे आके कहाँ गिर गया, आपके फीकल मटेरियल में आ गया, ठीक है, आपके NS के थ्रू बाहर। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, पैरासाइट को हमने रिलैक्स करवाना है। तो यहाँ NM रिसेप्टर में जनरली क्या होता है, एस्टाइल कोलिन बाइंड होता है, जब तक एस्टाइल कोलिन बाइंड हो रहा था ठीक काम चल रहा था, लेकिन आपने पैरेंटल पैमोएट देके क्या कर दिया, जो बाइंडिंग थी उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जहां पे एस्टाइल कोलिन बाइंड होता था वहीं पे आपका क्या है, पैरेंटल पैमोएट बाइंड हुआ जा रहा है, और उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद ऐसा कर दिया कि उस रिसेप्टर को ही डिसेंसिटाइज कर दिया, ना अब एस्टाइल कोलिन बाइंड होके इफेक्ट दिखा पा रहा है, ना वो खुद बाइंड होके इफेक्ट दिखा पा रहा है, तो मसल हो गई कंप्लीटली रिलैक्स। पैरासाइट की जब मसल पूरी तरह रिलैक्स हो गई है तो क्या होगा, बाहर हो जाएगा वो, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है, इफेक्ट है कि किस तरीके से पैरेंटल पैमोएट ने पैरासाइट की मसल को, ये मसल में रिसेप्टर होते हैं, याद रखिएगा, पैरासाइट की मसल में रिसेप्टर है, न्यूरोमस्कुलर पता है आपको, ठीक है। तो मसल को रिलैक्स करा दिया, यानी कि जो आपका पैरासाइट था उसकी मसल्स में क्या हो गई, पैरालिसिस हो गई और सीधे वो नीचे आ गया, अभी तक मेम्ब्रेन से अटैच था वो, ठीक है।
अटैच होके जो खाना आप खा रहे थे उसे ये कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम किया, चलो यहाँ मेंशन कर देते हैं। इन्होंने एक्ट किया डायरेक्ट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की तरह, ठीक है, पढ़ाया है मैंने पूरा आपको। पहले डीपोलराइजेशन कर रहे थे, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे, लेकिन जब ये एक्सेस में हो गया तो फिर क्या हो गया, आपका मसल रिलैक्स हो गई, ठीक। ये था पैरेंटल पैमोएड। नाउ थर्ड क्या है आपका, पिपेराजीन। हम देखते हैं पिपेराजीन जो ड्रग है वो कैसे वर्क करती है। तो पिपेराजीन जो है, 1 मिनट, पिपेराजीन क्या है, आपकी गाबा एगोनिस्ट है, ठीक है, गाबा एगोनिस्ट है। तो ये क्या करेगी, गाबा एगोनिस्ट कैसे काम करते हैं, आपको पता है गाबा एगोनिस्ट की वजह से क्या होता है, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और सेल रिलैक्स हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट्स की जो सेल्स हैं, यानी कि जो उसकी पैरासाइट है, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, है ना। तो ये गाबा एगोनिस्ट आप जब दोगे तो सपोज ये पैरासाइट की मसल है, ठीक है, ये वो मसल है, तो क्या होगा, इसके सरफेस में गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, गाबा रिसेप्टर। तो जब ये आप दोगे पिपराजीन, इस तरीके से गाबा रिसेप्टर से बाइंड होगा, बाइंड होते ही क्या होगा आपका, इस तरीके से क्लोराइड चैनल ओपन हो जाएंगे। आपको पता है ना गाबा के साथ कैसे क्लोराइड चैनल कनेक्टेड होते हैं। क्लोराइड चैनल सेल के अंदर एंट्री ले लेंगे और जैसे ही क्लोराइड अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा और सेल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, यानी कि पैरासाइट बिल्कुल रिलैक्स हो गया और आके नीचे गिर के एक्सपेल हो गया। तो आपका मेजर एम क्या है, आपको क्या करना है, इस पैरासाइट को, जो आपकी अभी हम इंटेस्टाइन की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमें पैरासाइट को क्या करना है, रिलैक्स करवाना है। चाहे वो चलो किसी दूसरे ऑर्गन में भी क्यों ना हो, आपको उसे पैरालाइज करवाना है कि वो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होगा तो वो उस ऑर्गन से आपका ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, आपके फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही आपने करना है, आपको पैरालिसिस करवानी है तो आपने यही किया, पिपराजीन दिया, पिपराजीन गया, जो भी आपका पैरासाइट की सेल थी उसमें प्रेजेंट गाबा रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद उसने क्या किया, क्लोराइड चैनल को ओपन कर दिया, सेल के अंदर क्लोराइड बढ़ गए, हाइपरपोलराइजेशन हुआ, हाइपरपोलराइजेशन होते ही आपका मसल पूरी रिलैक्स हो गई और पैरासाइट एक्सपेल होके इंटेस्टाइन रेक्टम एनस के थ्रू बाहर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा पिपराजीन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी ड्रग है डाइइथाइल कार्बामाजिपिन, डाइइथाइल कार्बामाजिपिन, DEC, ठीक है, शॉर्ट में से बोल सकते हैं। अब देखते हैं डाइइथाइल कार्बामाजिपिन कैसे काम करती है, ठीक है। सिंपल सी बात एक ध्यान रखना, इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है DEC का वो अनरिपोर्टेड है कि ये कैसे पैरासाइट को खत्म करती है या उसे रिलैक्स करवाती है, लेकिन क्या बोला जाता है इससे रिलेटेड एक आपका थ्योरी पोस्टुलेटेड है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या करती है, डाइइथाइल कार्बामाजिपिन जो पैरासाइट की सेल मेम्ब्रेन में जो एराकिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या कर देती है, ये उसको ऑल्टर कर देती है, यानी कि जो नॉर्मल आपका सेल्स में, जो नॉर्मल पैरासाइट में जो आपका एराकिडोनिक एसिड होता है, ये उसे क्या कर देती है, उसमें कुछ चेंजेस ला देती है। तो उस चेंज की वजह से क्या होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और फेगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि देखो नॉर्मल जो अगर एराकिडोनिक एसिड होता है, सपोज पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर किया, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन में जो एराकिडोनिक एसिड है, मेम्ब्रेन होती है ना इसके बाहर से, तो उसमें जो एराकिडोनिक एसिड होता है उसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही हम DEC देते हैं तो ये क्या करता है, जो ये पैरासाइट के सेल मेम्ब्रेन में जो एराकिडोनिक एसिड है, सबको पता है ना एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, जो एराकिडोनिक एसिड, तो ये क्या करता है, एराकिडोनिक एसिड में क्या करता है, कुछ चेंजेस कर देता है, ठीक है। जब ये एराकिडोनिक एसिड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से ये पैरासाइट क्या होता है, अब हमारा इम्यून सिस्टम फटाफट से इस पैरासाइट के पास आता है और इसको क्या कर देता है, आपकी जो मैक्रोफेजेस हैं इसे इंगल्फ करके खत्म कर देती हैं।
समझ में आया? ये एक थ्योरी पोस्टुलेटेड है कि इस अल्टरेशन की वजह से आपका फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस ज्यादा हो रही है। अदरवाइज जो डीईसी का एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ये अभी तक अनरिपोर्टेड है, ये हमें पता नहीं है, केवल यही एक बात है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और स्पेशली एराकिडोनिक एसिड में चेंज का मतलब है कि ये एराकिडोनिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपको पता है एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है ना, तो ये इसी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। और जब ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है तो हमारी जो इम्यून सेल्स है उन्हें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो इन सेल्स के पास आके इनको क्या कर देती है, फेगोसाइटाइज कर देती है। तो यही आपकी पोस्टुलेटेड थ्योरी है अबाउट डीईसी, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपका क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपकी ड्रग आइवरमेक्टिन। फिफ्थ ड्रग का नाम क्या है, आइवरमेक्टिन। तो जो आइवरमेक्टिन है ये आपकी क्या करती है, ये क्या करती है आपकी जो आपके ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल है उनको ओपन कर देती है। ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, यानी कि जो मसल्स में प्रेजेंट, जो पैरासाइट की मसल्स में आपके जो ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल है, यानी कि ग्लूटामेट की बाइंडिंग से जो क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं, ये उन पे काम करती है। तो ये ग्लूटामेट गेटेड जो क्लोराइड चैनल है इनकी क्या कर देगी, ओपनिंग कर देगी। अगेन सेम इफेक्ट आएगा, पैरासाइट है, सपोज यही बात, जैसे इससे क्या हो रहा था, ये गाबा रिसेप्टर थे, इससे बाइंड हुआ था पिपराजीन, वैसे ही आपके चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज यही आपकी मसल है पैरासाइट की, और यहाँ पे आपके क्या है, इस तरीके से आपके चैनल्स प्रेजेंट हैं, क्लोराइड चैनल्स हैं, जो किसकी वजह से ओपन होते हैं, ग्लूटामेट की वजह से, ठीक है। ये ग्लूटामेट आता है, इन चैनल से बाइंड होता है, और जैसे ही ये बाइंडिंग होती है तो ये चैनल ओपन हो जाते हैं और अंदर कौन चला जाता है, क्लोराइड आयन चला जाता है, ये होता है एग्जैक्टली। तो ये जो आपका आइवरमेक्टिन है ये क्या करता है, इन चैनल्स को, ग्लूटामेट जिस तरीके से इस चैनल को ओपन किया करता था वैसे ही आइवरमेक्टिन जाएगा और इस चैनल को ओपन कर देगा। तो क्या होगा, मसल्स के अंदर जो मसल सेल होंगी इनके अंदर क्या होगा, क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लोराइड क्या करेगा, सेम जैसे यहाँ पे हुआ था, ये क्या करेगा, हाइपरपोलराइजेशन करेगा। हाइपरपोलराइजेशन करने का मतलब क्या है, आपकी मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। और जैसे ही पैरासाइट की मसल रिलैक्स हुई वैसे ही वो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी एक्सपेल वाया फीसेस। जो फीसेस है रेक्टम एनस के थ्रू, उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, कैसे काम होगा। तो ये था आइवरमेक्टिन का मैकेनिज्म, और ये गाबा एगोनिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। जैसे पिपराजीन करता था गाबा एगोनिस्ट, वैसे ही ये कर रहा है। ऑल दो मैकेनिज्म देखो दोनों के सेम ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। ये ग्लूटामेट से ओपन होते हैं थे, ये गाबा से ओपन होते थे। पिपराजीन इन चैनल्स पे काम करता था, आइवरमेक्टिन दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो इसे गाबा एगोनिस्ट भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास है आइवरमेक्टिन के बाद, वो है हमारी निक्लोसामाइड। तो मैं ये ऊपर से हटा देती हूँ तो दैट हम ये ड्रग्स को कवर कर लें, ठीक है। अब निक्लोसामाइड क्या करता है इसको हम देख लेते हैं, ठीक। 6 ड्रग है आपकी निक्लोसामाइड। निक्लोसामाइड बहुत सिंपल है, मैंने बताया जो ये पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं और ग्रो करते हैं बॉडी में, है ना। तो क्या होता है, जो इनका मेन काम क्या होता है कि ये हमारा ग्लूकोज अपटेक कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने ग्लूकोज लिया उसका ये अपटेक कर रहे हैं। तो हमें क्या, ये क्या करता है निक्लोसामाइड, जो ये पैरासाइट जो हमारे ग्लूकोज का अपटेक कर रहे हैं, सपोज ये ग्लूकोज था, ये पैरासाइट ने अपने अंदर ले लिया, जो हमारे लिए था, हमने अपने शरीर के लिए खाया था, लेकिन ये पैरासाइट ने क्या किया, अपना ले लिया। तो ये जो अपटेक हो रहा है ना ग्लूकोज का, इसे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब क्या होगा देखो, यानी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ निक्लोसामाइड क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो अब क्या होगा बताओ, ये जो पैरासाइट है इसके अंदर क्या एनर्जी जनरेट हो पाएगी, नहीं ना। आपने ग्लूकोज अपटेक करने से रोक दिया, निक्लोसामाइड ने क्या किया है, ग्लूकोज को अंदर जाने से रोक दिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, जिसके लिए ग्लूकोज जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। एनर्जी डिप्राइव्ड होने की वजह से ये जो पैरासाइट है
खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसने आपने यहाँ पे क्या किया, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो यही है कि आपने क्या किया, ग्लूकोज को लेने ही नहीं दिया। तो ग्लूकोज नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, जो प्रोसेस होती है जिसके लिए ग्लूकोज कंपल्सरी है। एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, जिससे पैरासाइट खुद ही खत्म हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ निक्लोसामाइड। अब आती है लास्ट ड्रग, वो कौन सी है आपकी, प्राजिक्वेंटल। प्राजिक्वेंटल। अब ये प्राजिक्वेंटल के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो प्राजिक्वेंटल है ये कैसे काम करती है, तो ये क्या करती है, इन चैनल्स की तरह एक और आपके चैनल्स होते हैं जो आपकी मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट की मसल्स में। वो चैनल कौन से हैं, ये वो चैनल है जिनको बोलते हैं वीडीसीसी। वीडीसीसी मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। ये क्या है, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम के इनफ्लो आउटफ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो होता क्या है, प्राजिक्वेंटल क्या करता है, जो आपकी पैरासाइट की मसल है, मसल के सरफेस में जो ये आपके चैनल्स हैं, ये इन्हें क्या कर देता है, डिस्टरप्ट कर देता है, ठीक है। ये चैनल नहीं रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वोल्टेज कंट्रोल करता था, वोल्टेज डिपेंडेंट ये चैनल हुआ करते थे। जब एक एग्जैक्ट वोल्टेज होती थी तभी जाके ये क्या पोटेंशियल होता था, तभी ये कैल्शियम चैनल ओपन हुआ करते थे। प्राजिक्वेंटल ने क्या किया, इन चैनल को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब यहाँ से इन चैनल्स के थ्रू, ये चैनल्स तो रहे नहीं, तो क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आपका बहुत कैल्शियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बताओ, कैल्शियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। लेकिन क्योंकि ये कंट्रोल्ड आपका फैसिलिटेशन नहीं है, तो कैल्शियम कैसे जा रहा है, आपका अनकंट्रोल्ड मैनर में जा रहा है ना, क्योंकि चैनल तो आपने डिस्टर्ब कर दिए हैं, जो वोल्टेज डिपेंडेंट हुआ करते थे। अब क्या होगा, अनकंट्रोल्ड कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, और ये कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि कोई कंट्रोल तो है नहीं। और कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, फॉलोवर्ड होगा बाय पैरालिसिस। क्योंकि हमेशा जब भी आपकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होने लगते हैं तो उसके बाद रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आता है, मसल पैरालाइज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म समझ लिए कि इसने क्या किया, प्राजिक्वेंटल ने वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल को डिस्टर्ब कर दिया। तो अब कैल्शियम बहुत का जो इन्फ्लक्स है, सेल के अंदर जो कैल्शियम जा रहे हैं वो बहुत रैपिड जाएंगे, अनकंट्रोल्ड मैनर में जाएंगे, जिसकी वजह से पहले तो क्या होगा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल्स क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल्ड मैनर में वो होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। तो ये सारी ड्रग हमने कवर कर ली है, देख लें एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा है, ओके। तो सारा हमने कवर कर लिया है। तो ये था ऑल अबाउट हेलमिंथ इन्फेक्शन एंड एंटी हेलमिंथिक ड्रग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।